ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। हमने लास्ट कहाँ तक किया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हाँ जी, तो ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है, ये मैंने आपको, हाँ ये नहीं बताया अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स से हमें शुरू करना है, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स से तो स्टार्ट यस करें सर। यहाँ से हम लोग। हाँ जी बेटा, कुछ बोल नहीं रहा है कोई, सब चुप हैं क्या, क्या बात है? यस सर। यस सर। ठीक है प्रिया बेटा, भानु बेटा, मुझे उससे ये लग जाता है ना कि आप लोग हैं, प्रेजेंट हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कनेक्टिविटी में। चलिए, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स की बात करें तो हमने कहा था इन मेजर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बिजनेस को बांटा दो पार्ट में। बिजनेस को बांटा गया था, बिजनेस एक्टिविटीज को हमने कहा था, एक तो है इंडस्ट्री और दूसरा क्या था, कॉमर्स। तो ये जो कॉमर्स था इसको आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हम आपके साथ कर रहे हैं। तो कॉमर्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है कॉमर्स को। ठीक है, एक तो ट्रेड और दूसरा एज टू ट्रेड या हेल्पिंग हैंड टू ट्रेड कह सकते हैं, या सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, टर्शरी सेक्टर भी है ये। ठीक है, जो सर्विसेज देते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, इन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। नाउ ट्रेड क्या है? ट्रेड हम सब लोग समझते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। भाई यही तो ट्रेड होता है, सामान खरीदना बेचना। ठीक है, सर्विसेज को खरीदना और बेचना, मतलब सर्विसेज देना या लेना भी ट्रेड में आता है। ठीक है, नाउ द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। अब ये करता क्या है, ये जो सेगमेंट है, ये जो ट्रेड सेगमेंट है, ये क्या करता है, ये दोनों को या मीडिएटर की तरह काम करता है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कराता है, मिलवाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो चीजें बनाता है, कंज्यूमर जो फाइनली उन चीजों को कंज्यूम करता है, उन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, दैट इज ट्रेड। ठीक है, नाउ अब ट्रेड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई किए करें तो हमारे पास ट्रेड को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, इंटरनल ट्रेड एंड अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, चलिए, इंटरनल ट्रेड आपको पता है क्या होता है जी, विद इन द आपके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो आप कर रहे हैं, विद इन द कंट्री आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, जिसे हम कई बार दूसरे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज होम ट्रेड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं और ये क्या है जी, होम ट्रेड के नाम से। ठीक है, अब जो इंटरनल ट्रेड है उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा है ये डोमेस्टिक करेंसी यानी होम करेंसी में किया जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए क्योंकि विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड जो है उसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। और इंटरनल ट्रेड को हमने कहा कि एक तो है जी होलसेल ट्रेड, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, और दूसरा है रिटेल ट्रेड, जो होलसेलर से परचेज करके अल्टीमेटली कंज्यूमर को देता है। अब इनकी कुछ फीचर्स हैं, होलसेल ट्रेड में जो फीचर्स होती है वो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे होलसेल ट्रेड में क्या होता है जी, जो होलसेलर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं मिलेंगे, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा मार्केट में होलसेलर के पास जाएंगे तो मानो किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो आपके पास उसी कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा उसके पास, या कोई पर्टिकुलर वैरायटी या पर्टिकुलर आइटम वो रखता है तो वही रखता है वो, उसके पास आपको और चीजें चाहिए तो नहीं मिलेगी। ठीक है, पर वो बल्क में रखता है उनको। ठीक है, अब वो आगे इन्हें क्या करता है, होलसेलर आगे से खरीदता है और रिटेलर्स को इन्हें सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड, आई रिमेम्बर कि अच्छा एक कुछ हमारे पास एक चैट मैसेज है, ये कौन है ये राहुल, मुझे समझ ही नहीं आता है राहुल क्या, मुझे क्यों भेज रहा है ये राहुल। और राहुल बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, मतलब समझ ही नहीं आता है मेरे तो। ठीक है, एक मिनट रुको जी, ये राहुल हमें क्या कर ले बच्चों का, कुछ नहीं हो सकता, एक मिनट दो मुझे। हम्म,
एक मिनट दीजिए। ठीक है, चलिए जी, हम आगे चलेंगे। हम्म, बस एक मिनट का मैं ब्रेक लूंगा। एक मिनट तो नहीं, बट हाँ कुछ समय लग जाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग अब। सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो हमें रोकना पड़ा। हाँ, सो हम बात कर रहे थे होलसेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड में मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए, ठीक है ना, कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जनरली हम लोगों को पता है होलसेलर किस तरीके से काम करता है। तो सारी फीचर्स यहाँ आपके लिखी हैं, मैंने समराइज फॉर्मेट में आपको बता दिया, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू इट। इसके बाद होलसेल ट्रेड के बाद अगला जो हमें करना है, अगला हमारा है जी रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड में क्या होता है, रिटेलर होलसेलर से परचेजेस करता है और उसके पास चीजें बल्क में नहीं मिलेंगी, बट उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे। जैसे आप एक रिटेल स्टोर में चले जाओ, ठीक है ना, वहां आपको अलग अलग ब्रांड, मान लो किस चीज पर जाना चाह रहे हैं डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज हम जाते हैं एक प्रोविजनल स्टोर पर, जनरल स्टोर पर। तो जनरल स्टोर में देखो आपको एक्स वाई जेड सब कुछ मिलेगा। आपको राशन चाहिए, आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए, ठीक है ना, सब चीजें उसके पास। और कंपनियां भी, ब्रांड भी अलग अलग, ऐसा नहीं बस एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर ब्रांड वो बेचता है, नहीं, उसके पास एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली रिटेलर ही है जो फाइनल कंज्यूमर के साथ डील करता है, ठीक है। चलिए, सो यही मैंने आपको कहा था कि वो वैरायटी मेंटेन करता है, ठीक है ना। रिटेल ट्रेड के बारे में ये बात हुई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने ट्रेड को दो पार्ट में बांटा, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चले, जो इंटरनल के साथ हमारा एक्सटर्नल ट्रेड था, उसको देखें। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रेड साहब, जैसे इंटरनल ट्रेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होता था, एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होगा। यानी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान खरीदा या बेचा जाएगा, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें हम लोग, तो एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, कंप्लायंस करने होते हैं, कस्टम्स के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आप दूसरी कंट्री में काम करने जा रहे हैं, तो कुछ हमारे खुद यहाँ विद इन द कंट्री भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ऐसे ही बाहर के लिए भी हैं। तो उन्हें हम डिटेल में बाद में करेंगे, बट एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है उसको हमने फर्दर तीन पार्ट में बांटा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड थर्ड इज एंटरपोर्ट। तीनों को हम समझेंगे। वैसे एंटरपोर्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में भी बोला था कि आपको देखना है क्या होता है, और शायद किसी बच्चे ने मुझे उसका आंसर भी दे दिया था उसी समय, और हमने उसे रोका था। चलिए, तो एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में क्या करते हैं जी, आप अपनी कंट्री की गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। सो सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के कुछ फायदे हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ की चीजें, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली हर बिजनेस सॉरी हर कंट्री चाहती है कि वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो बाहर। जैसे एक बिजनेस क्या चाहता है, उसकी सेल ज्यादा हो। तो ऐसे कंट्री भी, कंट्री के लिए क्या हो गया, हम सेल ही कर रहे हैं, हमारी कंट्री सेल कर रही है प्रोडक्ट्स को बाकी कंट्रीज को, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, हमें फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे। अब इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट आपको पता है। वैसे हम क्या करते हैं यहाँ इस केस में, इंपोर्ट्स में बाय करते हैं, यानी परचेज कहते हैं, करते हैं गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो हम यहाँ बायर हैं, ऊपर एक्सपोर्ट में हम सेलर थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर इंपोर्ट करने में जनरली बात करें, तो कोई भी कंपनी, या सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उनके इंपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ेंगे तो आपको बाहर पैसा देना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, पैसा घर में रह जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को हम खरीदे बेचे, ठीक है, उनका कंजम्पशन हो। अब जब बात कर रहे हैं हम इंपोर्ट की,
तो इंपोर्ट में मेजोरिटी टाइम्स या इन इन टोटलिटी इन एग्रीगेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस डालती है। रिस्ट्रिक्शंस क्यों डालती है? ताकि इंपोर्ट कम से कम हो, और इंपोर्ट भी हो तो ऐसी चीजें हो जो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, ठीक है, जिसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। आप बड़ी मशीनरीज इंपोर्ट की जाए जाकि उनसे हम अपने यहाँ पर ही कंज्यूमर गुड्स बना लें, ठीक है। तो जनरली तो ये टारगेट होता है। तो हम जब भी बात करते हैं इंपोर्ट की, तो हम कहते हैं कैपिटल गुड्स को हम परचेज करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को हम नहीं चाहते कि वो इंपोर्ट हो, क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है कंट्री को, और कैपिटल गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आता है कि कैपिटल गुड्स को क्यों एंकरेज कर रहे हैं। क्योंकि भाई बाहर से मानो बाहर कोई चीज बन रही है, अगर हमें भी बनानी है तो वहां की जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारे पास है नहीं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हमें उनसे प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो बेटर है हम उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर लें, rather than buying the प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दोज मशीनरी और थ्रू दो दैट टेक्नोलॉजी। तो यहां तक मुझे बताइए, आप लोगों को बात क्लियर है या नहीं है? बताइए जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? यस सर। क्लियर है भानु बेटा? ठीक है, बाकी बच्चे भी ओके हैं? यस सर। ठीक है, बस दो ही बच्चे बता रहे हैं, एक भानु है और प्रिया है, बाकी कहाँ सो गए क्या सब? चले तो नहीं गए सब? हमारे पास सक्षम है, ठीक है, सक्षम के अलावा विशाल है, राहुल है। ये राहुल से तो हम बाद में बात करेंगे, राहुल पता नहीं क्या ही बातें करता रहता है। ठीक है राहुल, मुझसे बाद में कॉल करना आप मुझे, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, ठीक है ना? याद रहे राहुल, या तो तुम कॉल कर लेना, नहीं तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आरती है हमारे पास, मुस्कान है, अनु है। बेटा सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा यस है। सर। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, तो आगे चलें हम लोग, आगे स्टार्ट करें, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद आ गया जी नेक्स्ट एंटरपोर्ट। अब एंटरपोर्ट में देखो कुछ ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लो आप, अगर किसी को समझ में आने में दिक्कत हो तो हम यहाँ क्या करेंगे। लेट्स सपोज इंडिया है, इंडिया क्या करता है, बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है। लेट्स सपोज मैं आपकी बात करूं थाईलैंड से, थाईलैंड से हम कुछ जेम्स जेम्स एंड स्टोन्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंडिया ने इनको पैसा दिया, पैसे दिए, और बदले में इनसे ये क्या ले लिया, जेम्स एंड स्टोन्स ले लिए। जेम्स एंड स्टोन क्या हो गए बच्चे, जो आते हैं ना, जो हम अंगूठी वगैरह पहनते हैं, नग आते हैं काफी, जिसे बोलते हैं पन्ना, यस। इस तरह से आते हैं, मुझे साहब के नाम तो नहीं पता, बट जेम्स एंड स्टोन्स होते हैं, ये काफी प्रीशियस होते हैं, गोल्ड वगैरह की तरह, जैसे ज्वेलरी में यूज होते हैं। तो हम परचेज करते हैं, और उनको ये रॉ फॉर्म में होते हैं, यहां से हमें कैसे मिल जाता है, रॉ फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से परचेज करके थाईलैंड से हम फिर इसे इसे क्या किया जाता है, इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है इंडिया में, ठीक है। काफी लोग प्रोसेस करते हैं, एग्जाम्पल है ये। प्रोसेस करके फिर हम क्या करते हैं, इसे फॉरेन कंट्रीज में सेल कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया। इसमें क्या हुआ, इंडिया ने खरीदा, परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर एक्सपोर्ट, यानी हमने खरीदा तो है, पर उसे खरीद कर उसको और फिनिश गुड बनाकर हम दोबारा से बाहर वालों को ही बेच देंगे, एंड दैट इज एंटरपोर्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जस्ट ये नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया ना। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर, क्या कि हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। खरीदा है, पर बाद में इसी सामान को हम बाहर बेच देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है हमें, क्योंकि हम खरीदते कब है, हमें लगता है कहीं से हमें कोई चीज सस्ती मिल जाए, हमने सस्ती खरीदी, उसमें मेहनत की, प्रोसेसिंग लगाई, प्रोसेसिंग किया, उसको फिनिश गुड बनाया, और फिर बाहर महंगे दाम में बेच दिया। तो बिजनेस यही करता है, तो एज अ कंट्री भी तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ये चीज हो गई ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज एड्स और एक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, हेल्पिंग हैंड टू ट्रेड है ये हमारा टॉपिक है।
वैसे ही टॉपिक हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं, जब हमने इंडस्ट्री की बात की थी वहां पर हमने बात की थी बैंकिंग की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, तो उसी को इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा है। ठीक है, आपको पता है ये एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड में हेल्प करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, बैंकिंग फाइनेंस है, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स है यानी वेयर हाउसिंग है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प करता है हमारे यहाँ पर, और कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट जो आपका ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस है कि एक जगह पर सामान बन रहा है उसे सारी कंट्री में पहुंचाना है, बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पहुंचाना है, डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से करते हैं। कम्युनिकेशन क्या आपको हेल्प करता है, कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कैसे जी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। ये जो डिफरेंट पार्टीज हैं, इन्हें सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपस में कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम्स हेल्प करते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडियम बहुत सारे हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज है, टेलीफोन सर्विसेज है, फैक्स है, इंटरनेट है, तो ये चीजें काम करती हैं। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं ज्यादा इस पर बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब कॉम इंडस्ट्री के साथ देखा था तो वहां डिटेल में हमने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने आपको बताया था कि बैंकिंग एज अ सर्विस, एज ए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कैसे हेल्प करता है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, और बैंकिंग सिस्टम ये चीजें उन्हें अरेंज करके देता है। देखिए, बैंकिंग क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटी यानी पैसा, बैंक बिजनेस को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज देता है बैंक आपको, जैसे एग्जांपल आप कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे, चेक पेमेंट लेने में, पेमेंट में ड्राफ्ट वगैरह बनवा सकते हैं बैंक, ये सब चीजें बिजनेस को चाहिए। डिस्काउंटिंग होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये हमारे पास एक चैप्टर है अकाउंट्स में, हम पढ़ेंगे आपके साथ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिस्काउंटिंग किस तरीके से हेल्प करती है। तो अगर अभी ये समझ, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ इसको, मैं आगे के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओवरड्राफ्ट भी लोन के तरीके से हो गया। ठीक है, फॉरेन करेंसी में आपको किसी को पेमेंट करनी है तो फॉरेन ट्रेड में आपको भी हेल्प करते हैं बैंक, क्योंकि आपके पास तो फॉरेन करेंसी नहीं होती ना, हमारे पास तो क्या है, हमारी होम कंट्री की करेंसी होती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास INR यानी रुपीज मिलेंगे, डॉलर वगैरह तो नहीं हम यूज करते हैं। तो अगर आपको बाहर फॉरेन की कंट्री में पेमेंट करनी है तो वो हमारी कंट्री की करेंसी नहीं लेते, उन्हें तो उसी करेंसी में पेमेंट चाहिए, तो वो फैसिलिटीज भी आपको बैंक देता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ट्रेड में बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम हेल्प करता है आपको। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस बिजनेस भी आपको हेल्प करता है, ये भी सर्विस देता है। ये सर्विस क्या देता है, ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क जो है बिजनेस में, उन्हें, उनसे आपको सेफ गार्ड करने में, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने में, उनको, उनसे आपको प्रोटेक्शन दिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको एक प्रोटेक्शन दिलाता है डिफरेंट रिस्क से। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ रिस्क है हमारे पास, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने से बिजनेस को रिस्क है, आग लग गई तो सारा सामान जल जाएगा, खराब हो जाएगा, चोरी हो सकती है, और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्रक जा रहा है किसी कंपनी का, उसमें सामान है, ट्रक भी है, तो दोनों का इंश्योरेंस बैंक आपको, इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। आप अपने गुड्स का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपने व्हीकल का भी इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो आपको इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, इसमें और भी टाइप के इंश्योरेंस है, जैसे एक एग्जांपल और लें हम, कि आपके एम्प्लॉयज जो है ना, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, तो एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, काम करते हुए, इन ड्यूरिंग द जॉब, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है। अब वहां पर एम्प्लॉयर को काफी पैसा देना पड़ सकता है, कंपनसेशन देना पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए एम्प्लॉयर क्या कराता है, उनका इंश्योरेंस करा लेता है, और उसके बदले में बस एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम क्या है, उस फैसिलिटी को लेने का, इंश्योरेंस को लेने के लिए उसे एक भुगतान करना पड़ता है, एक पेमेंट करना पड़ता है एनुअल बेसिस पर, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं इन जनरल। ठीक है जी, चलिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी आप समझते हैं वैसे, किसी को नहीं आइडिया हो तो मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारे पास, इंश्योरेंस के बाद हमारे पास अगला है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या करता है जी, आपका जो टाइम वाला हर्डल है या ऑब्स्टेकल है उसे ओवरकम करता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखें या कहीं पर भी जो प्रोडक्शन है काफी चीजों का, वो किसी पर्टिकुलर टाइम में होता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जैसे आपके
वेजिटेबल्स हैं कुछ, ठीक है, जो पूरे साल नहीं उगते हैं। आजकल तो सिस्टम्स बदल रहे हैं, बट इन जनरल भी बल्क क्वांटिटीज में वो चीजें हमेशा नहीं होती। जैसे गेहूं की खेती है, वो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में होती है, वैसा एटमोसफेयर चाहिए। राइस है, ठीक है, और भी वेजिटेबल्स है, पोटैटोज वगैरह भी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, वो सही तरीके से अच्छी कंडीशन में रहें, हम वेयर हाउसेस बनाते हैं, गोडाउन्स बनाए जाते हैं, जहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं कि वो क्वालिटी मेंटेन करके बगैर उनको खराब हुए उन्हें वहां स्टोर कर सकते हैं। और जब भी फिर पूरे सीजन या पूरे साल भर आपको जब भी उनकी जरूरत पड़े, तो वहां से वेयर हाउसेस से बिजनेस आपको सप्लाईज देता रहता है रेगुलरली। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको वेयर हाउसिंग का भी समझ में आया होगा पर्पस क्या है। आजकल तो कोल्ड स्टोर्स बनने लगे हैं, किसी ने सुना हो, कोल्ड स्टोर बनने लग गए हैं। ठीक है, काफी पुराना चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही कॉन्सेप्ट आया है। कोल्ड स्टोर्स बनते हैं। कोल्ड स्टोर्स में क्या है, कुछ ये चीजें जो कि कोल्ड टेम्परेचर में ही मेंटेन होती है, खराब पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं उन्हें कोल्ड स्टोर्स में रखा जाता है। पोटैटो इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को भी मेंटेन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सेफ गार्ड किया जाता है, ताकि वो पूरे ईयर आपको मिल पाए वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये भी वेयर हाउसिंग भी इसी का पार्ट था, हमने गो थ्रू किया। देन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, एडवर्टीजमेंट क्या हेल्प करता है बिजनेस को? एडवर्टीजमेंट बिजनेस को हेल्प करता है कि बिजनेस जो चीजें बना रहा है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स जो चीज बना रहे हैं, ट्रेडर्स जो चीज बेच रहे हैं, उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकली बात करो तो मैन्युफैक्चरर जो है, ट्रेडर जो है, वो हर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता। वी कैन नॉट रीच देम unless and until we do not have a medium like एडवर्टीजमेंट। आपके टीवी पर एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, इंटरनेट आजकल एक ऑप्शन है, ठीक है, जहां पर एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को देखता है, उसे पता लगता है ये चीज भी अवेलेबल है और कहाँ मिलेगी, किस प्राइस पे मिलेगी, क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दैट सर्विस इज प्रोवाइड थ्रू एडवर्टीजमेंट। एंड फाइनली आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज वगैरह देने में कस्टमर को, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें हेल्प करता है एडवर्टीजमेंट। उसके बाद हमारे पास एक केस स्टडी आ गई जी। ये केस स्टडी आप लोगों ने क्या करना है, ये केस स्टडी आप लोगों का होमवर्क है। वैसे तो इसका आंसर दिया है, बट प्लीज डोंट सी द आंसर फर्स्ट। ठीक है, आंसर बिल्कुल नहीं देखना, आंसर बाद में देख लेना, पहले इसको अच्छे से पढ़ना एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट। क्योंकि अब क्या है, केस स्टडी बेस्ड आता है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास 12th में जाएंगे तो कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड है, आपको अटेम्प्ट करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, एंड प्लीज डोंट सी द आंसर फर्स्ट। ठीक है, आंसर आपने नहीं देखना, ठीक है, बाद में देखना। आपके आंसर करने के बाद देखो क्या आपने आंसर सही दिया या नहीं दिया। ठीक है, सो मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूँ, किसी को डाउट आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट आपका ले लूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने इसे कवर कर लिया। इसके बाद हम चलें, नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस रिस्क की बात करें। अगला टॉपिक हमारा आज का क्या है जी, बिजनेस रिस्क है। देखिए, बिजनेस रिस्क आप समझते हैं, व्यापार में कुछ रिस्क होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब बिजनेस में क्या रिस्क है? बिजनेस में रिस्क है जी कि जो आपका, आपको नुकसान हो सकता है, आपको हो सकता है प्रॉफिट्स ना हो इस बार। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है, आपका बिजनेस सरवाइव कब कर पाएगा, जब प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, लॉसेस नहीं होंगे। तो वो सबसे बड़ा रिस्क है, बिजनेस रिस्क इसे कहते हैं हम लोग। और तो क्या रिस्क हो सकता है? ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपको चांसेस हैं कि लॉस हो जाए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क यही है, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, हम इसे अच्छे से चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। वो कैसे पता लगता है अच्छे से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्या हमें प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क को अगर हम कहें तो बिजनेस रिस्क क्या है जी? बिजनेस रिस्क का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स। नुकसान होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कैन बी रेफर्ड एज दैट, प्रोबेबिलिटी संभावित है कि हो सकता है नुकसान हो जाए, ये रिस्क है हमें। ठीक है, या प्रॉफिट इनएडुकेट हो, पर्याप्त ना हो, सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो, कम प्रॉफिट्स हो, ये भी तो रिस्क है। ठीक है, अब ये रिस्क क्यों आते हैं? दीज रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस में देखो, बिजनेस क्या है, काम, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, सारे काम किए जाते हैं। फ्यूचर है, फ्यूचर देखिए अनसर्टेन होता है, ग्राहक आएगा, हमारा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा,
ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो अनसर्टेनिटी लेकर आते हैं बिजनेस में, जिसके कारण हमें ये रिस्क लेना पड़ता है। हर बिजनेसमैन के सामने होता है ये रिस्क। अब ये जो रिस्क हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, ठीक है। सो दे मे बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, हम इस पर आगे बात करेंगे वैसे, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड हो सकता है मार्केट में डिक्लाइन कर जाए, कम हो जाए। क्यों हो सकता है डिक्लाइन? हो सकता है चेंज इन टेस्ट, ठीक है। अब लोगों को चीज पसंद नहीं है, ठीक है, शुरू में काफी पसंद आई थी, अब लोग कहते हैं नहीं कुछ नया चाहिए। टेस्ट हैज चेंज, प्रेफरेंस लोगों का बदल गया है, नजरिया है, ठीक है। कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है चेंज इन फैशन, अब वो चीज ओल्ड फैशन हो गई, अब लोग कोई उसे पहनता ही नहीं या उसे यूज ही नहीं करता। फैशन दोनों चीजों में आता है, ठीक है ना। चलिए, नाउ कंपिटिटर्स ने कोई पॉलिसी और अच्छी दे दी, कंपिटिटर कोई अच्छी स्कीम्स दे रहा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर कहता है नहीं मुझे तो फिर उसका प्रोडक्ट लेने में फायदा है, आपका प्रोडक्ट में क्यों लूं। तो इस तरह की चीजों के कारण बिजनेस में रिस्क आते हैं, ठीक है जी। नाउ एंड दीज आर इन जनरल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, जिन्हें हम मॉनिटर कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेजोरिटी बियॉन्ड हिज कंट्रोल है, क्योंकि वो फ्यूचर की चीजें हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाएगा, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो कई चीजें बियॉन्ड हिज कंट्रोल होती हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस रिस्क को अगर आगे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बिजनेस रिस्क का हमने मीनिंग किया। अब हमारे पास है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर क्या है जो ये बिजनेस का रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसका स्पेसिफिक नेचर है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, हमने इसका जब मीनिंग किया वहीं पर हमने लगभग उसके नेचर के बारे में चीजें बात की हैं, उन्हें एक बार गो थ्रू करते हैं क्विकली। सबसे पहले अनसर्टेनिटीज, ठीक है। जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों अराइज होता है? बिकॉज अनसर्टेनिटीज हैं, फ्यूचर है, अनसर्टेनिटीज होंगी तो हमें प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें अचानक से आने वाली हैं हो सकता है उनके लिए आप तैयार नहीं है, और जब तैयार नहीं है तो हो सकता है वो चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। चलिए, सो इट सेज अनसर्टेनिटीज मीन व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं है ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें इसके बारे में नहीं पता, यानी अनसर्टेनिटीज हैं। जैसे चेंज इन डिमांड, हो सकता है अचानक आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज ही बदल दीजिए फ्यूचर में, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो ये सब क्या है? अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया जो बिजनेस रिस्क है। ये सबसे बड़ा इसीलिए रिस्क है, इसका नेचर यही है कि अनसर्टेनिटीज को लेकर डिपेंड करता है हम, ठीक है। अनसर्टेनिटीज हैं फ्यूचर में, जिसके कारण हमें हमारे बिजनेस को रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है। दूसरा, बिजनेस रिस्क जो है ना एसेंशियल पार्ट है, यानी हर जगह है, आप इसे हटा नहीं सकते। आप नहीं कह सकते नहीं हम बिजनेस रिस्क को बिल्कुल हटा देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस रिस्क को हटाना। रिस्क है तो बिजनेस है, ठीक है। रिस्क है तो बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि आप जब काम करने जा रहे हैं तो फ्यूचर किस तरह से रिएक्ट करेगा, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, आप बाकी जो फैक्टर्स हैं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या आपके पॉजिटिव में, आपके फेवर में होंगी चीजें या आपके फेवर में नहीं होंगी, ये सब प्लान नहीं होता, ये चीजें अनसर्टेनेट है। और जहां अनसर्टेनिटी है वहां आपका रिस्क अवेलेबल है, तो और वो रहेगा बिजनेस में, उसे आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि भाई इसे बिल्कुल हम खत्म कर दें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसको उसे कुछ लेवल तक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सही तरीके से काम करते हुए उसे आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट बिल्कुल एलिमिनेशन उसका, उसको बिल्कुल उसको खत्म कर दिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब कहाँ किस बिजनेस में कितना रिस्क है, ठीक है, ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। जनरली बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है, छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क होता है। नेचर की बात करें, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे कम रिस्क होता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे रिस्क ज्यादा है। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है। वहीं बात करें ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांसमेंट नहीं आते, चेंजेस नहीं आते, उनमें रिस्क कम है, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। देन लास्ट वन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज
कि जो बिजनेस रिस्क है उसका रिवार्ड क्या है, बिजनेसमैन को रिस्क लेने के बदले में मिलता क्या है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जो रिस्क बियर करता है उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, कम रिस्क है किसी बिजनेस में तो प्रॉफिट भी कम होंगे, किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क है तो उसमें वहां पे कंपेरेटिवली प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे हमारे जी, ये हमारा नेचर था बिजनेस रिस्क का। यहां तक मुझे बताइए, आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई पॉइंट आपको पूछना हो तो बता सकते हैं, बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। नो सर। ठीक है, प्रिया कह रहा है नहीं डाउट नहीं है, तो और आई होप और किसी बच्चे को डाउट नहीं है। ठीक है, विशाल ने कहा क्लियर है सर, ठीक है, विशाल ने मैसेज कर दिया, चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए जी। तो ये नीचे एक चार्ट दिया हुआ है इन्होंने, ये चार्ट हम कर चुके हैं, जस्ट मतलब और पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, जस्ट उन्होंने समराइज एक चार्ट दे दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला हम, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस जो रिस्क है ये क्यों आता है, वाई इट अराइजेस, कारण क्या है इसके, कॉजेज क्या है। देखिए, बिजनेस रिस्क के सबसे पहला कारण है नेचुरल कॉजेज, कुछ चीजें नेचुरल हैं, ठीक है, उन्हें आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो नेचुरल भी रीजंस हैं, कुछ ह्यूमन कॉजेज हैं, ह्यूमन एरर्स के कारण, ह्यूमन डिफेक्ट्स के कारण भी रिस्क आता है। ठीक है, तो हम बात करें, इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे हमने बात है आपको, नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज हैं हमारे पास, इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं और फिजिकल कॉजेज भी हैं। तो चार मेजर हमने कॉजेज को, इन जो रीजंस हैं उनको चार पार्ट में क्लासिफाई किया है। वन बाय वन इनको गो थ्रू कर लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सो दैट ये टॉपिक हम कवर अप कर लें। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं नेचुरल कॉजेज की। नेचुरल कॉजेज बाय नेचर जो हैं, ठीक है, जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, हमारा जो इन्वायरमेंट चीजें लेकर आता है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक किसी के कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल है, बाय नेचर हो रहा है, फ्लड आ जाती है, सूखा है, फेमिन आ जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो बिजनेस को लॉसेस बहुत होते हैं, एंड दीज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपका इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप कितना ही मेहनत कर लो, जब इस तरह के रिस्क आते हैं तो आपको, आप नहीं कह सकते कि आप बचेंगे, आपका बिजनेस क्या कवर अप कर पाएगा उनको, उनसे ओवरकम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेचुरल कॉजेज हैं दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस और द बिजनेसमैन। ठीक है, देन ह्यूमन कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज यानी जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ह्यूमन बीइंग इन जो इन्वॉल्व है बिजनेस में, जिनके साथ बिजनेस डील करता है, उनके कारण भी कई बार बिजनेस को रिस्क होता है। अब वो किस तरह के रिस्क होते हैं सुनिए जी, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, हो सकता है आपका जो एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, जिसके कारण आपको बहुत नुकसान हो गए, उसने कंपनी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपटीटर को दे दी, ठीक है, राइवलरी को दे दी, तो वो आपके लिए बिजनेस रिस्क है। ठीक है, हो सकता है उसने कोई फ्रॉड किया, उसके कारण आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और भी, जैसे उसने केयरलेस है, वो लापरवाह बहुत है, ठीक है, मिस हैंडल करता है मशीनरी वगैरह को, जिसके कारण आपको डैमेजेस हो सकते हैं, और वो भी तो एक रिस्क है, आपके एम्प्लॉयज अगर सही से काम नहीं करें तो वो आपके लिए रिस्क फैक्टर लेकर आता है। हाँ, ये है कि इसे आप मैनेज कर सकते हैं, इसे थोड़ा कंट्रोलेबल जरूर है ये, ठीक है, अगर ध्यान दिया जाए प्रॉपर तरीके से तो इसे नेगेटिव तो एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे हम, कि हम इसे बिल्कुल खत्म कर दें, ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, हाँ, रिड्यूस जरूर हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद हम आगे देखें, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास जो है इकोनॉमिक कॉजेज हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, इकोनॉमिक यानी जो रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स से। अब वो क्या क्या चीजें हैं देखिए जी, जैसे कि चांसेस ऑफ लॉस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण लॉस होता है, कैसे, कौन सी चीज, जैसे चेंज इन मार्केट कंडीशंस, मार्केट रिलेट्स टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या आता है आपका, यही चीजें आती हैं, ठीक है, सेल परचेज वगैरह, ठीक है, मार्केट कंडीशन ही बदल गई जी,
प्राइस फ्लक्चुएशन अगर है, ठीक है, जिसके कारण आपके बिजनेस को सीधा इफेक्ट आ सकता है। जैसे आज बात करें अगर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्राइस फ्लक्चुएशंस आए, ठीक है, जियो के आने के बाद, ठीक है, बाकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, उनको इसका काफी प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक कॉजेज थे वो, ठीक है। इसी तरीके से चेंज इन फैशन जो है, टेस्ट है, ये सब भी क्या है, डिमांड ऑफ कस्टमर्स है, ठीक है। जैसे डिमांड चेंज होती है उस वो भी एक रिस्क है बिजनेस के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है डिमांड इंक्रीज ही हो आपकी, हो सकता है ना डिमांड डिक्रीज हो गई आपके प्रोडक्ट की, तो आपके लिए एक वो रिस्क क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, डिमांड जब चेंज होती है तो डिमांड जरूरी नहीं है पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, और वो फ्यूचर है, अनसर्टेनिटी है। नाउ कंपटीशन का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। कंपटीशन जब चेंज होता है तो कंपटीटर के में चेंज आने के कारण आपको देखो सीधा आपके प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी तो मेंटेन करता है बिजनेस, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, तो वो भी एक रिस्क है कि क्या हम प्रॉफिट मार्जिन ले पाएंगे, नहीं प्रॉपरली मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज आता है, वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल दिया है, बहुत पुराना एग्जांपल है, 1971 में गवर्नमेंट में चेंज आया था, एक नई गवर्नमेंट आई, जनता गवर्नमेंट हम जिसे बोलते हैं, वो आई इंडिया में, और उन्होंने कोको कोला कंपनी को ना, और इस तरह से और भी, आपको पता है कोको कोला फॉरेन कंपनी है, और भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज थे, उनको भगा दिया कि जाओ जी आप, हम तो इंडिया में आपको नहीं काम करने देंगे। क्यों, उनका क्या रीजन था, उन्होंने कहा भाई आप हमारे यहाँ से कमाते हो और बाहर ले जाते हो, ठीक है, तो उन्होंने उनको बाहर भेज दिया, ठीक है। तो ये भी बिजनेस के लिए रिस्क है। लेट्स सपोज एक बिजनेस यहाँ काम कर रहा है किसी कंट्री में, उसे जाना पड़ सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आने के कारण। इसके अलावा कुछ फिजिकल कॉजेज भी आते हैं। फिजिकल कॉजेज क्या है जी, आपकी टूल्स हैं, आपकी एसेट्स हैं, आपकी मशीनरी वगैरह है, ठीक है, उनमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, अचानक मशीनरी खराब हो गई, तो ये भी एक रिस्क है ना, मशीन खराब हो सकती है, आपकी एसेट्स खराब हो सकती हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, बस्टिंग ऑफ बॉयलर, किसी कंपनी में किसी प्लांट में एक बॉयलर लगा हुआ है, वो बस्ट हो गया, फट गया, एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉइज का, तो ये फिजिकल कॉजेज हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आए होंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के, ठीक है। चलिए, इसके बाद तो हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया। इसके बाद तो क्विक रिवीजन है, आप लोगों ने करना है ये। जब रिवाइज करें तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं हम लोग, बट इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन यहाँ से तभी हो पाएगा